नमस्कार साथियों। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आपको दिख रही होगी। इसकी एक वजह है कि आज का ये वीडियो मैं अपने जीवन साथी की सलाह पर बना रहा हूँ। उनका कहना है कि आप एक वीडियो बनाइए दहेज के ऊपर, क्योंकि उनका ये भी है कि दहेज आपने भी लिया था। इसलिए मैं आज का ये वीडियो है दहेज पे ही बना रहा हूँ। साथियों, दहेज लेना बिल्कुल बुरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको पता हो तो अगर वैदिक काल में आप देखें तो कई प्रकार के विवाह होते थे। आपने असुर विवाह का नाम सुना होगा, गंधर्व विवाह का नाम सुना होगा, या जो हमारे वैदिक रीति रिवाज से जो विवाह होते हैं उनका नाम सुना होगा। कई सारे विवाह होते थे। और आप पुरातन काल में चले जाइए तो पहले जो विवाह होते थे उसमें ये जो दहेज देने की प्रथा है एक्चुअली उल्टी थी। असल में दहेज जो है बेटे का बाप देता था बेटी के बाप को। उसे एक जोड़ी बैल देना पड़ता था। सब व्यवधान आ गया था। तो साथ ही में बात कर रहा था कि ये जो दहेज लेने की प्रथा है बहुत पुरानी है और पहले एकदम उल्टी होती थी ये। इसमें बेटे के बाप को दहेज देना पड़ता था, बेटी के बाप को, पिता को, और एक जोड़ी बैल दिया जाता था। फिर धीरे धीरे प्रथा बदली। अब आप बेटी के पिता को दान देना होता है, वो कन्या दान करता है और उसको दहेज देना होता है। अच्छा, आपने कभी स्त्री धन के बारे में सुना होगा। स्त्री धन असल में वो धन होता है जो एक कन्या को या लड़की को शादी के समय उसे के पिता के माध्यम से मिलता है, या उसकी माता के माध्यम से मिल जाए, या नानी के माध्यम से, या उसके ससुराल पक्ष से जो भी दिया जाता है वो स्त्री धन होता है। और उस पर पूरा अधिकार उस महिला का ही होता है। और आगे चल के वो ये सारा का सारा धन अपनी जो बेटियां होती हैं उनको हैंड ओवर करती थी। ऐसी पुरातन परंपरा थी। अब आगे क्या हुआ, आजकल क्या होता है, ये सब अलग की बात है। और समय बदला तो भाई दहेज के रूप भी बदल गए। दहेज का सबसे खतरनाक रूप जब आता है जब शादी के बाद लड़का पक्ष जो है, या लड़का खुद ही, या उसके माँ बाप या परिवार वाले जो बहू को परेशान करते हैं कि जाओ अपने घर से और पैसा लेके आओ, या गाड़ी लेके आओ, और हमें ज़मीन ले उसके लिए पैसा लेके आओ। और अगर वो पैसा नहीं लाती है तो फिर उसको और परेशान करते हैं। कई बार लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रसोई गैस का इस्तेमाल करके हत्या तक कर देते हैं, या फांसी लगा देते हैं, लटका मार देते हैं फांसी पे। कई सारे रूपों में ये बहुत ही महिला उत्पीड़न के रूप में आता है। अब बात अगर की जाए कि दहेज लेना कितना गलत है कितना सही है, उसमें कई सारी बातें आती हैं। जैसे अभी आप देखो समाज में बहुत सारे लड़के से घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं आपको 100 लड़के बता दूँ जो 1 रुपया भी दहेज नहीं लेंगे और बिल्कुल प्रेम से शादी कर लेंगे। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों से शादी करना चाहते हैं? नहीं। हम भी उसी घर में शादी करना चाहते हैं जो अच्छा घर हो, पैसे वाला हो, ज़मीन वाला हो, या फिर कोई सरकारी नौकरी वाला जैसे हम लोग हैं। अब हम लोग की कहानी अगर आपको बताएं तो जब हम लोग की जॉब नहीं लगी थी तो कोई भी हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत प्रयास किया लोग, तमाम हमारे लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है, वो देखने में ऐसा है, और उसके सिर के बाल भी नहीं है। हालांकि उस समय बाल थे मेरे काफ़ी, अब बाल थोड़े कम हो गए, लेकिन उस समय अच्छे खासे बाल थे। लड़के के बाल नहीं है, टकला है, चश्मा लगा हुआ है, कुछ नहीं है। ज़मीन कितनी सी उसके पास, क्या है उसके पास? कोई भैया कन्या देने को तैयार नहीं था। अब जैसे हमारी जॉब लगी, सबको पता चल गया कि भाई सरकारी अधिकारी है,
अच्छा खासा अधिकारी है, राजपत्रित अधिकारी है, गस्टेड अधिकारी इसकी पोस्ट है। लोक सेवा आयोग से चयन हुआ है। जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे उन्हें पता है कि लोक सेवा आयोग का महत्व क्या होता है, या एक गस्टेड अधिकारी क्या होता है, राजपत्रित अधिकारी कैसे किसे कहते हैं। फिर देखो भैया, लाइन शुरू होगी, एक के बाद एक, एक के बाद। कोई न पूछे कि लड़की की उम्र कितनी है, कोई न पूछे कि लड़का गंजा कितना है, कोई न पूछे कि उसे दिखता है कि नहीं दिखता है, एक शब्द नहीं पूछते। सब एक ही, हाँ सरकारी नौकरी है, बस 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 हो गया। कितना चाहिए बताओ। अब ये बताओ, जब लोग खुद ऑफर करेंगे कि भाई तुम्हें कितना चाहिए, उसे आप दहेज कहेंगे? अच्छा ठीक है, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ठीक है अभी बताओ कितना दोगे। हमें लगा कि भाई आप इतना दोगे, तो फिर आदमी को लालच तो आता ही, हर आदमी लालची होता है। पता लगा दूसरे दिन दूसरा आदमी आ गया, भैया सुना है कि ये है यार, तो बताओ हम तुमको इतना बढ़ा के दे रहे हैं, चलो हमारे यहाँ कर लो। अब बताओ इसमें दोष किसका है, देने वाले का दोष है कि लेने वाले का दोष है? दोष दोनों का है। लेने वाला भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। लालच जिसके मन भी है, लालची वो भी है। सबका अपना तर्क है। लड़के के ये सोचते हैं कि भाई हमने पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्चा किया, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसका खर्च हमें चाहिए। अब वो जो कन्या पक्ष वाले होते हैं उनका भी तर्क होता है, वही सोचते चलो यार सरकारी लड़का है, मतलब सरकारी है, दामाद है, चलो एक बार निपटा देते हैं, फिर जो होगा बढ़िया है, फिर तो सब बढ़िया सी रहेगा। खैर एक बार जो हो जाता ले दे के, फिर आदमी उसके बाद कभी नाम भी नहीं लेता कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, और बढ़िया जीवन चलता है। क्योंकि नौकरी वाला, अगर नौकरी वाले से शादी होगी तो कम से कम इतना तो है कि चाहे अकाल आ जाए, पहाड़ आ जाए, तूफान आ जाए, नदी आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी है तो 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। हर साल सरकार 2 बार डीए भी देती है, मतलब तनख्वाह भी बढ़ाती है। फिर 10 साल के बाद आपको पे कमीशन भी लगता है, उसका अपना इंक्रीमेंट लगता है, तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। तो जो खर्चे होते हैं वो बिल्कुल उसके व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, छोटा सा छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, इतना आप समझ लीजिए कि अगर उसको कोई व्यसन नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, कोई जुआ नहीं खेलता है, शराब का भयंकर सोच नहीं पीता है, इतना कि पी पी के अपनी लीवर खराब कर ले। वैसे शराब थोड़ी बहुत पीना कोई बुरी बात नहीं होती है, थोड़ा सा पीना चाहिए, कभी कभी एंजॉय होता है, लेकिन ये नहीं कि आप ड्रिंकर बन जाइए। मतलब शराब आपको पी जाए ऐसा नहीं करना है, शराब को आप एंजॉय के लिए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जैसे गुटखा खाते हैं, बहुत गंदी चीज़ है। शराब मतलब तंबाकू का सेवन, इनमें निकोटीन होता है, ये बॉडी में बहुत नुकसान करती है। लेकिन शराब के अंदर हल्का अल्कोहल होता है, और अल्कोहल बॉडी के लिए एसेंशियल भी होता है। कई सारी दवाएं होती है जिसमें अल्कोहल मिला होता है, जैसे खांसी का सिरप ले लो, तो वो उतना बुरा नहीं है। अगर लिटिल अमाउंट में कभी महीने 2 महीने में आपका थोड़ा बहुत वैसे हो गया तो मतलब नहीं। अब ये मत कहना कि आप जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि तो समझदार की तरह काफ़ी होता है। तो कुल मिला के कि सरकारी कर्मचारी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और दामाद मिल जाए तो और बेटर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई दामाद की ज़रूरत क्यों है आपको? आप खुद अपनी बेटी को इतना सक्षम बना दीजिए। आप क्यों दहेज पे पैसा खर्चा करते हैं? क्यों आप इंतजार करते हैं कि अरे उसकी शादी होगी इतना पैसा देंगे? क्यों उसकी शिक्षा पे खर्चा नहीं करते? आप शिक्षा दीक्षा दिला के उसको मौका दीजिए, वो पढ़ेगी लिखेगी, खुद बड़ी अधिकारी बन जाएगी। बहुत सारी महिलाएं जो डीएम साहब बनती है, कमिश्नर बनती हैं, एसडीएम बनती हैं, जज बनती है, मजिस्ट्रेट बनती हैं, ठीक है, और मास्टर बन गए, टीचर बन गई, कुछ बन गई। किसकी औकात है डीएम साहब से दहेज ले ले? कोई लेगा? अब आपको पता चलेगी कोई डीएम साहब या एसडीएम या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल तक की स्थिति है कि किसी की दहेज मारने की औकात नहीं है। खुद ही दहेज है भैया, वो जीता जाता दहेज, उससे कौन दहेज मांगेगा? अब वो कहना नहीं चाहिए, वो तो ऐसी मुर्गी है कि रोज रोज सोने का अंडा देने वाली है, उससे कौन दहेज मांगेगा? तो आप दहेज देने का वेट क्यों करते हो? मुझसे क्यों पूछे कि तुम कितना दहेज दोगे? अगर मुझे कहीं मौका मिला, मैं बोलता हूँ मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। आज ये बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं 1 रुपया दहेज नहीं दूंगा, और शादी के नाम पे 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि चाहे वो 1 करोड़ रुपये लग जाए, या पूरी ज़मीन बिक जाए, या मैं भी बिक जाऊँगा, लेकिन बेटी सिंह को मैं उनके पैरों पे खड़ा करके रहूँगा। एक काबिल इंसान बनाऊँगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी टर्म पर जिएगा, जो ज़िंदगी भर जब तक जिएगा तो अपने बल पर, अपनी इच्छा पर, अपने मन से जिएगा। उसे किसी पर निर्भर नहीं होना है। अगर नहीं कहीं उनका सिलेक्शन हुआ तो मैं उनको डॉक्टर बनवा दूंगा,
भले उसके लिए मुझे 70-80 लाख 1 करोड़ कितने खर्चा कर, डजंट मैटर। भारत में बने तो भारत, में विदेश भेज दूंगा, मौका पूरा दूंगा। वैसे मेरा एक सपना है कि वो एक IAS अधिकारी बने, लेकिन मैं अपने सपने को किसी पे थोपता नहीं। ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। इंटर के बाद वो डिसाइड करेंगे उनकी किसमें रुचि है, जिसमें रुचि होगी वो काम करेंगे, लेकिन मौका पूरा मिलेगा उनको सब कुछ करने का। प्रोफेशनल कोर्स करना चाहें वो कोर्स करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बने, कलेक्टर बनना चाहे कलेक्टर बने, मेहनत करें, बने। हमारी ओर से पूरी छूट है और पूरा उनको मौका देंगे, जितना वो चाहेंगे, जितना खर्च हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही खर्चा करेंगे। भाई सब कुछ उन्हीं का है, अकेला वारिस है, क्या करना है हमें। हमारी तो पेंशन मिल ही जाएगी, उससे हमारी दाल चावल रोटी से भी चलती रहेगी, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। तो भैया जिनको दहेज से परेशानी है वो ये सोच लें कि जब आप कोई कन्या के अंदर घर पैदा होती है तो पहले दिन से आप उसको पराया धन मत मानो। पराया धन नहीं है, उसको अपना धन मानो, उसको कोई प्रतिबंध मत लगाओ। ये नहीं कि ये होता है तो ये नहीं होगा, दुनिया भर के फालतू नोटंकी मत करो, यहाँ नहीं जाएगी वहाँ नहीं जाएगी, फालतू सब जगह जाने दो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ जाना चाहे खेलने दो, और खूब पढ़ाओ उसको। जितना खर्चा आपको करना है दहेज को कूड़े में डालो, उतना उसकी शिक्षा पे खर्चा, और शिक्षा पे खर्च करके आप उसको जॉब दिला दो। क्योंकि बच्चियों का रिजर्वेशन भी है, MP में 33% रिजर्वेशन है उनका सभी सरकारी सेवाओं में। वो बच्चियाँ पढ़ने में बहुत तेज़ होती हैं यार, अगर उनके थोड़ा सा मौका मिल जाए ना। हमारे यहाँ भी वो कई बार कहती हैं कि मेरे काश, अब कहना नहीं चाहिए, कहते हो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ज़्यादा स्नेह उनको दिखता है तो कहती हैं कि बेटू सिंह को जैसा पिता मिला है, काश काश आप भी मेरे पिता होते। ये संभव नहीं है। एक उनके मन में एक विचार आता है कि अगर ऐसा होता तो हम कुछ और होते, हमें पढ़ने का मौका मिलता तो हम कुछ और होते, लेकिन हमें पढ़ने का मौका मिला नहीं, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि गांव से निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चियों का पढ़ना इम्पॉसिबल है। लोग टाइम पास कराते हैं, जैसे पढ़ा दिया, इधर हाई स्कूल इंटर करा दिया, बस हो गया, थोड़ा बहुत परीक्षा दे दी, प्राइवेट पेपर दे दिया, बस जे हैं बहुत लोग। मैंने तो यहाँ भी सुना, एक विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, उनकी बेटियाँ पढ़ने में बहुत तेज़ थी, बहुत बहुत पढ़ना चाहती थी वो। खैर मैं भी जानता हूँ उनको, शी इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ना चाहती थी, और उनके पिताजी भी बहुत शिक्षित थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस शिक्षित आदमी ने भी अपनी बेटी को आगे पढ़ाना उचित नहीं समझा। यहाँ तक सुनने में आता है कि जब वो पढ़ा करते थे लोग उनकी लाइट बंद कर दिया करते थे, और कोई सामान्य आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी। खैर पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, गुने होना चाहिए। पढ़ लिख कर आप कितने समझदार है, कितना गुण आपने ग्रहण किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किताबों को पढ़ लीजिए, रटते रहिए, 2 एकम 2 2 3 4, क्या होता है उससे यार। आपने पढ़ा है, उसको कुछ ग्रहण किया है, फिर उसको क्या अपने जीवन में उतारा है, क्या उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, ये डिपेंड करता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका आचरण वैसा होना चाहिए। आप एक बेटे को पढ़ाते हैं, बेटा आपका अनपढ़ है, वो पढ़ता नहीं है, वो दारू पिएगा, घूमेगा फिरेगा। नहीं बेटा पढ़, रोज से पढ़ 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 पढ़, वो पढ़ नहीं रहा है। और बेटी कहती है पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उसकी आप लाइट बंद कर देते हो, उसको कहीं भेजते नहीं हो, और जहाँ तहाँ उसको जिन के इन प्रकार किसी लड़के के साथ बस भेज दिया। जैसे गाय नहीं होती, भेज, बस गाय को खूंटे से बांध दो, खांटे से बांध दी, बस हो गया, अब बंद ही रहे बेटा जिंदगी भर, जा नहीं सकती। अगर कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कई बार, जो दहेज उत्पीड़न के मामले में, कि बेटी आके अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि माँ बाप धक्का देकर दोबारा उसको वहाँ पे धक्का देते हैं, फिर वो आत्महत्या कर लेती है। अगर बेटी को माँ बाप से सहारा मिल जाए, अपने परिवार से सहारा मिल जाए, उस सहारे की ज़रूरत क्या है यार। क्यों तुम उसको इतने विकलांग बना के भेजते हो, उसको सक्षम बनाओ ना। वो बेटे को पैर पे खड़ा करो या ना करो, बेटी को जरूर करो। वो पढ़ी लिखी होगी, उसे MSc क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दुनिया भर के कंप्यूटर जानती है, ट्यूशन पढ़ा लेगी, वो कर लेगी, वो डिपेंडेंट तो रहेगी आप पे। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन हो लेगी, ट्यूशन घर बैठ के पढ़ा लेगी। वो एक कंप्यूटर ले तो बढ़िया से अपना वो चैनल बना लेगी, हमारी तरह जैसे हमने बनाया है, बढ़िया बढ़िया वीडियो डालेगी, फिर देखो आपका माल। उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट। कोई 30 40 50 हज़ार रुपये कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, धीरे धीरे करके
सब बाजी पे चली गई, आराम से जिएगी अपनी, क्यों उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले तो उसे विकलांग मत बनाओ, उसे अपने पैरों पे खड़ा करो। फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी सहायता करो। किसी का घर तोड़ना मकसद नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल उसको देखें भी नहीं। ऐसे लगता है जैसे होता नहीं, पहले के लोग जो है कोई मर जाता था तो उसकी लाश को नदी में प्रवाहित करते थे, तो प्रवाहित करते समय लोग उसको डंडा लेकर धक्का देते, ऐसे धक्काते थे कि भाई वापस लौट के ना आ जाए। नहीं नहीं, वही बच्ची का हाल करते थे। एक बार शादी कर दी, फेंक दिया उठा, दोबारा पलट के मत आना भैया, डोली में गई हो अर्थी में ही वापस आना। अब बेचारी अर्थी में ही वापस आ जाती है, उसकी अर्थी निकल जाती है सबकी। बहुत सारे केसेस होते हैं। वो आप मामा के बताइए, आपने सुना नहीं, उसने आत्महत्या कर ली, मर गई वो। तो क्यों वैसी महिलाएं कितनी मर रही हैं, कितनी मुसीबत है। सती प्रथा में मार डाला आपने उनको, बाल विवाह करके फिर मार डाला उन्होंने आपको, खून की कमी होती फिर मर जाती बेचारी आपको, फिर घर में आप उसको दहेज के नाम फिर मार डाल रहे हो उसको। मरते मरते ये स्थिति होगी कि अब कितनी बची हैं आप, 1000 में 930 बची हैं। पंजाब हरियाणा में चले जाओ, 1000 पुरुषों पे 800 की संख्या है, 200 महिलाओं को मार डाला, धरती से गायब होगी। यही स्थिति है तो 200-400 साल में क्या होगा, 1000-2000 साल में कोई महिला बचेगी नहीं। फिर क्या करोगे अकेले करके, ऐसे क्या करोगे तुम, निर्जन जीवन जियोगे। एक मनुष्य शत्रुपा थी तब तो ये आगे संतति बनी। तो ऐसा कोई काम मत करो, ठीक है। अगर पहले तो कोशिश करो दहेज फहेज का लफड़ा ही न पालना पड़े, ठीक है। बढ़िया से पढ़ा लिखा, खूब उसको टैलेंट बना, खूब पैसा खर्च कर उसकी एजुकेशन पे, दिमाग लग चाहे जो हो जाए, मैं तो इसको पढ़ा करूँगा भाई। फिर देखो दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की औकात नहीं कि आपसे 1 रुपया दहेज मांग ले, ठीक है। क्यों ढूंढते हो किसी हम जैसे टकले आदमी को, उसके बाल भी नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसे आदमी को ढूंढने की क्या ज़रूरत है यार। अपने खुद का आपका जो अंश है, जो बेटी है, वही आपका बेटा है, उसको बेटा करके बुलाओ। जैसे हम बेटू सिंह करके बुलाते हैं, शेर की तरह एक दबंग है। हमारी यहाँ आ जाओ, कई बेटियाँ मेरी बाजू में हैं, सब रहती हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बेटी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, कहीं बोलते नहीं। बेटे अरे इसके नाम 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन कर दी, बेटा खून है, ये वो ये। बेटी नहीं नहीं, अंदर जाओ अंदर जाओ जाओ जाओ, इधर बाहर मत। एक बात नहीं करता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है बेटी एक बहुत बड़ी बोझ। लेकिन बेटू सिंह का नाम पूरी कॉलोनी जानती है। सब जानते हैं कि बेटू सिंह एक है, शख्स है। सब जब बेटू सिंह जाते हैं स्कूल तो जितने लोग हमारे साथ मिलते हैं सब उससे खड़े होकर बाय बाय करते हैं। अरे यार ये बेटू सिंह, हाँ हमने कहा ये बेटू सिंह रघुवंशी है। ऐसा कभी मुझे अवसर नहीं आया कि मैंने किससे बात की हुई और उन्होंने बेटू सिंह का जिक्र नहीं किया हो। और लोगों को इतना फटकारता हूँ जब मौका मिलता है कि साले तुम पढ़े लिखे हो, गवार हो, ढोर हो, तुम अकल नहीं, तुम बेटे बेटी में फेंक फर्क करते। तुम्हें लगता है कि वो किसी काम की नहीं। हम लोग बने तो डीएम में भी फिर देखता हूँ कैसे रिश्ते निकालते हैं हरामखोरों। कोई कह रहा है कि मेरी वो है वो, इतने लंबे लंबे रिश्ते निकालेंगे लोग, रिश्ता भी शर्मा जाएगा इतना लंबा। बुआ की, चाची की, मौसी की, काकी की, दादी की, नानी की, फूफी की, छोटी, भगवान जाने सारा जोड़ जोड़ के पेन से लेना पड़ेगा था। ऐसा रिश्ता निकालते जब आदमी काबिल होता है। और हम बेटू सिंह को काबिल बना के रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए दहेज वहेज का टेंशन मत लो, किसी को दहेज देने की ज़रूरत नहीं है और न हम किसी को दहेज देंगे। अब जिसने दे दिया वो जाने, अब हमें क्या करना उससे भाई। खैर सब बढ़िया से चल रहा है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।